हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड या बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। बीटीसी या डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, इसके पहले हम लोग इसमें पढ़े हैं वैदिक शिक्षा के बारे में। वैदिक शिक्षा का पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ था और अनुशासन जो हमारे 10 हेडिंग या पॉइंट लिखे गए थे उसमें हमारा अनुशासन चल रहा था। तो एक बार वहीं से फिर से रिपीट करते हैं वैदिक शिक्षा का पार्ट 3, जिसमें अनुशासन व्यवस्था ये थी। हम बताए थे कि अनुशासन कैसा था इसमें कि जो गुरु थे वह बच्चों को अपने से दूर भेजते थे, अकेले काम करवाते थे, 4-5 दिन बात ही नहीं करते थे, ठीक है ना। अगर दंड दिया जाता था इस तरह से, अनुशासन तोड़ने पर इस प्रकार का दंड दिया जाता। जो अनुशासन थे अर्थात आश्रमों में कुछ नियम बने हुए थे, उन नियमों को फॉलो करना था और जो फॉलो नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे, तो उन्हें इस प्रकार का दंड दिया जाता था। तो अगले हम पॉइंट पढ़ेंगे गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध के अंतर्गत ये है कि इसमें गुरु जो है अपने शिष्यों के साथ पिता के समान व्यवहार करता था। जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे का सम्मान करता है, प्रेम करता है, आदर करता है, सारी बातों को बताता है, सारे उपदेश बताता है, ज्ञान देता है, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को शिष्य ना मान करके पिता के समान मानते थे और उन्हें हर एक बातें अच्छे बताते थे। और शिष्यों का काम ये था कि गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना, गुरु की बातें हुई बताएं को अपने जीवन में उतारना, तो ये इनके शिष्यों का काम था। अगला पॉइंट इसमें है वेशभूषा। वेशभूषा मतलब पहनावा। जो हम बताए कि ये वैदिक शिक्षा प्रणाली वर्ण व्यवस्था में विभक्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबके लिए अलग अलग वेशभूषा थी। तो शूद्रों के लिए इसमें किसी वेशभूषा का विधान नहीं किया गया था, तो कि शिक्षा से संबंधित हम पढ़ रहे हैं तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को लेंगे। ब्राह्मण इस काल में या वैदिक काल में या वैदिक संस्कृति में जो मेखला अर्थात करधनी जिसे कहा जाता है, करधनी पहनने का शौक था। तो करधनी जो होती थी, मुख्य रूप से करधनी पर ही पहनावा रखा गया। करधनी जो होती थी ब्राह्मण के लिए वो मूज की थी, मूज की करधनी थी, और क्षत्रिय के लिए तांत की करधनी थी, वैश्य के लिए ऊन की करधनी थी। तो करधनी जो है वर्णों को अलग अलग करती थी कि अगर कोई मूज की करधनी पहना हुआ तो उसे ब्राह्मण समझा जाता था, या ब्राह्मण के लिए मूज की करधनी पहनना आवश्यक था। क्षत्रिय के लिए तांत की करधनी। तांत क्या है? जो आप सारंगी देखते होंगे या आपके घर में सूप होता होगा तो उसके कोने कोने में जो तार लगा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं तांत। या सारंगी में जो महीन महीन तार होता है जिस पर उंगलियां हम फिराते हैं तो आवाज़ निकलती है, उसे हम कहते हैं तांत। तो ब्राह्मण के लिए मूज की करधनी, क्षत्रिय के लिए तांत की करधनी और वैश्य के लिए ऊन की करधनी पहनना आवश्यक था। और इसमें ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो भी थे, इनको केवल आधे शरीर ढकने की अनुमति थी। वो आधा शरीर क्या होते थे? ऊन या रेशम के कपड़ों से ढकते थे। ऊन या रेशम से वो आधे अपने शरीर को ढकते थे और आधा शरीर खुला रहता था। तो ये इनकी वेशभूषा थी। आगे बढ़ते हैं उद्देश्य। ये कहने का मतलब है वैदिक शिक्षा में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहला उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा था धर्म का प्रचार प्रसार। तीसरा था
सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति का संरक्षण। चौथा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। पांचवा उद्देश्य था बालकों का सर्वांगीण विकास। इसमें सब आ जाए। तो क्या हमारा मोक्ष की प्राप्ति, इसीलिए कहा गया इस वैदिक शिक्षा का सर्वप्रथम एवं अंतिम या प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति करना। इसीलिए कहा गया सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्ते अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे। दूसरा है धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसमें जो हिंदू धर्म है यह ईश्वर का प्रचार प्रसार करना था। ईश्वर मतलब ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा ना, वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, नीति शास्त्र। इसमें क्या है, हमारे भगवान, हमारे गॉड, हमारे ईश्वर के बारे में बताया गया है। और उसी ब्रह्म धर्म का, ईश्वर धर्म का या धर्म का प्रचार प्रसार करना। तभी न कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और पूरा संसार क्या है, झूठ है। वह ब्रह्म क्या है, वो धर्म से जुड़ा हुआ। हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इस वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। तीसरा था हमारे मान मर्यादा, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति की किस प्रकार से लोग दुनिया में इज्जत करें और किस प्रकार से लोग जानें, इसको प्रचारित करने का काम वैदिक शिक्षा में किया गया या संरक्षित या सुरक्षित करने का काम किया गया। चौथा है बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना कि बच्चे अपने से काम करेंगे, सोचेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो वर्ण व्यवस्था थी यह आश्रम पद्धति में चलती हुई थी। आश्रम पद्धति जो बच्चे पढ़कर गुरु की सेवा करके जो है दूसरे आश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम में जाएं तो किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाएं, इसके लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। पांचवा है बालकों का सर्वांगीण विकास करना कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, मानवीय विकास, हर भाषा का विकास, सृजनात्मक हर तरीके से बच्चों को क्या किया जाए, आगे आने के लिए तत्पर किया जाए, विकसित किया जाए ताकि एक कुशल नागरिक बन सके। अगला हम पढ़ते हैं इसमें उद्देश्य के बाद विशेषताएं। तो विशेषताओं का पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 1 निःशुल्क। दूसरा लिख लें सावास, सावास आवास। तीसरा है राजाश्रय से दूर। चौथा है पुस्तकीय ना होकर व्यावहारिक। पांचवा है मौखिक। ये 5 पॉइंट इसकी विशेषताओं को इंगित। निःशुल्क मतलब यह शिक्षा निःशुल्क थी, इसमें कोई पढ़ाने का कोई दाम नहीं लिया जाता था। जैसे आजकल जो है ट्यूशन चल रहा है या कॉलेज चल रहा है या इंस्टीट्यूट कोई भी चल रहा है तो उसमें क्या होता था, पैसा ले करके एडमिशन होता है और आपको पढ़ाया जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन उस समय वह क्या था, निःशुल्क था। बच्चे जो है उन आश्रमों में जाते थे गुरु के पास तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी, निःशुल्क। दूसरा सावासी थी कि बच्चे घर से नहीं जा करके बल्कि वहाँ गुरु के आश्रम में उनके नज़दीक रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं आवास लेकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तीसरा है राजाश्रय से दूर अर्थात राजतंत्र से दूर थी। इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप
नहीं था कि राजा उन पर कर लगाएगा, राजा जो है उन्हें प्रताड़ित करेगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें राजा का कोई योगदान नहीं था। चौथा है पुस्तकीय ना होकर के व्यावहारिक। यह जो है जिस प्रकार से हमने कहा वेद पुराण उपनिषद आदि पढ़ाए जाते थे, लेकिन यह रटाए नहीं जाते थे। तो क्या होता है, यह वेद पुराण उपनिषद भी हमको व्यावहारिक भाषा में पढ़ाया जाता था, व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया जाता था। पांचवा है मौखिक। यह शिक्षा व्यवस्था मौखिक थी, इसमें लिखित का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि कॉपी ले करके, कलम ले करके, पेंसिल ले करके इस कुछ लिखना है, ऐसा नहीं था। यह उपदेश के रूप में दी जाने वाली शिक्षा थी, अर्थात बताया जाता था केवल और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसकी विशेषता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, बच्चे गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। राजाश्रय अर्थात राजतंत्र से राजा का इसमें कोई योगदान नहीं था। यह पुस्तकीय ज्ञान ना होकर के व्यवहारिक था, और यह शिक्षा पद्धति क्या थी, मौखिक थी। अब हम पढ़ते हैं इसके दोष, अर्थात वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। तो दोष ये था कि यह शिक्षा मनोवैज्ञानिकता का अभाव, दूसरा है एकांगी थी, तीसरा है लक्ष्य की कमी, चौथा है मौखिक शिक्षा। ये हम दोष लिख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकता का अभाव का मतलब यह शिक्षा मनोविज्ञान के पैमाने पर खरी नहीं उतरती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक ढंग से इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। दूसरा थे एकांगी थी, इसमें एक ही छात्र एक साथ रह करके, अर्थात छात्र अकेले ही जाता था और शिक्षा ग्रहण करता था। तीसरा है लक्ष्य की कमी, इसमें कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, जाकर के ये काम करना है, जाकर के वो काम, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। चौथा मौखिक शिक्षा, अर्थात इसमें लिखित शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि कहा जाता है कि भाषाई चारों कौशल होने चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो लिखने का ज्ञान भी हमको होना चाहिए, केवल सुनने का ज्ञान ही या बोलने का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा मौखिक थी, इसलिए इसमें लिखित का अभाव पाया जाता है। तो ये हमारी वैदिक शिक्षा समाप्त हुई। अगले दिन से हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली।